हेलो, नमस्कार। आजकल आईआईटीएन बाबा अभय सिंह बहुत अधिक वायरल हो चुके हैं और उनके सपोर्ट में, उनकी प्रशंसा में पूरा जन सैलाब आ चुका है। यदि कोई भी व्यक्ति उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाता है तो उसको ही ट्रोल करने कर दिया जाता है, यानी उसके खिलाफ जनसमूह या वीडियो में या इंटरनेट पे भारी तादाद में उस व्यक्ति के विपरीत ही लोग बोलते हैं और अभय सिंह को सपोर्ट करते हैं। अगर कोई बाबा उनके खिलाफ बोलते हैं तो ये कहा जाता है कि इन बाबा को ईर्ष्या हो रही है और उनकी दुकान बंद हो रही है, इसलिए वो अभय सिंह आईआईटीएन बाबा के खिलाफ बोल रहे हैं। मेरा नाम मनोज वर्मा है। मैं 65 ईयर्स का हूँ। मैं केमिस्ट्री का लेक्चरर हूँ। मैं एक बहुत साधारण व्यक्ति हूँ। मेरा सिंह जी से कोई मुकाबला नहीं है। ना ही मैं उनसे कोई ईर्ष्या रखता हूँ और ना ही मैं उनका कोई कॉम्पिटिटर हूँ, और मेरा पर्सनल लेवल पे अभय सिंह जी से कोई भी विरोध या कोई भी इस तरह की बात नहीं है। आ, वो उन्होंने अभी अपना काम शुरू किया है। अभी कुछ उन्हें सफलता नहीं मिली है, सिर्फ अभी उन्होंने अपना काम शुरू किया है। मैं अपने तर्क के आधार पर कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, और ये सिर्फ एक तर्क ही समझा जाए और इसका जवाब भी एक तर्क के रूप में ही दिया जाए। इसे पर्सनल लेवल पे या उस तरह से नहीं देखा जाए। एक बात जो सामने आती है कि हमारे वेदों में, पुराणों में वो सभी बातें पहले से ही मौजूद हैं जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका में या दूसरे देशों में विज्ञान ने जो प्रगति की है वो हमारे देश के वेदों में पहले से लिखी हुई थी। कहने का मतलब ये है कि हमारा विज्ञान जो है वो उन सब से आगे है। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, और ये बात इसलिए गलत है कि अगर किसी ने अच्छा काम किया है और वो आपके देश का नहीं है तो आपको उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हमारे यहाँ पहले से ही था, तो फिर देश का विकास संभव नहीं है। तो अब मैं सिर्फ एक तर्क दे रहा हूँ। मेरा कोई ज्यादती कुछ बात नहीं है किसी से। कि अब अगर हम ग्रेविटेशन की बात करें, कि जो कि सब जानते हैं, न्यूटन ने ग्रेविटी का एक लॉ दिया है, और जिनके के हिसाब से अर्थ जो है वो सब ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है। और ये ग्रेविटेशन का लॉ जो है अर्थ पर ही लागू नहीं होता बल्कि पूरे यूनिवर्स में लागू होता है। और कहा यह जाता है कि न्यूटन ने कोई नई खोज नहीं की है, क्योंकि वेदों में ये बात पहले से लिखी गई है। ये सवाल विश्वविख्यात भारत के जो फिजिक्स के आईआईटी के प्रोफेसर हैं, जिनको कि अक्सर लोग जानते होंगे, प्रोफेसर H.C. वर्मा, उनसे लल्लन टॉप के एक इंटरव्यू में पूछी गई थी। तो उन्होंने जो जवाब दिया था उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, और वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो ये कि न्यूटन ने सिर्फ यही नहीं कहा कि जो गुरुत्वाकर्षण है वो है, बल्कि उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है ग्रेविटी का। और वो फॉर्मूला जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है उनको मालूम है। वो है F = G m × m/r²। और ये फॉर्मूला जो है ये ही न्यूटन का की सबसे बड़ी खोज है। और H.C. वर्मा ने भी यही कहा है कि हमारे यहाँ ये ज्ञान तो था, लेकिन ये फॉर्मूला हमारे पास नहीं था। कहीं भी ये वेदों में ये फॉर्मूला हमको नहीं मिलता। तो न्यूटन ने कुछ तो खोज की है, और ये कहना कि ये सब चीजें हमारे पास पहले से थी, तो ये हमारे पास थी, लेकिन उसका उसका मैथमेटिकल कोई प्रूफ या मैथमेटिकल कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं था। और इसी तरह बहुत सी बातें हैं, मैं सब बातों पे तो इस समय चर्चा नहीं कर सकता। और अगर आम आदमी ये बात कहता है तो समझ में आती है, क्योंकि आम आदमी ने साइंस को इतना गूढ़ तरह से नहीं पढ़ा है।
लेकिन अगर एक आईआईटी में पढ़ा हुआ बंदा अभय सिंह जैसा ये बात कहता है कि भारत में सारा ज्ञान वेदों में पहले से ही था, और इस अब जो भी कुछ खोज हो रही है उसमें कुछ भी नया नहीं है, तो ये तर्क मुझे समझ में नहीं आता। मैं चाहता हूं कि इस तर्क का जवाब तर्क से दिया जाए, और भावुक होकर के नहीं दिया जाए। उसी तरह एटम की बात है, कहा जाता है कि भारत में एटम का ज्ञान यानी परमाणु का ज्ञान, अणु का ज्ञान पहले से ही था। तो जॉन डाल्टन का जो नाम आता है, जिन्होंने 1808 में एटॉमिक थ्योरी दी, तो वो कहते हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो अणु तो हमारे वेदों में पहले से लिखा हुआ है। लेकिन मैं एक केमिस्ट्री का लेक्चरर हूँ और मैंने इसको भी अध्ययन किया है कि डाल्टन ने सिर्फ एटम के बारे में नहीं बताया, उन्होंने कई और बातें बताई, जैसे कि जितने भी डिफरेंट हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनके जो एटम्स हैं वो सब अलग होते हैं, और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। और जो जब एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो ये एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, और क्योंकि एटम आपस में कंबाइन होते हैं इसलिए जब एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो ये एलिमेंट्स जिस मास या जिस वजन के रेशियो में कंबाइन होते हैं, उनका रेशियो भी जो है वो जिन अणु से बने हैं उन अणु का जो वेट है उनके रेशियो में ही होता है। और इससे हम कई सारे और लॉज भी प्रूव कर सकते हैं। और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन है, ये सारी चीजें जो है वो आती हैं। हालांकि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को भी बाद में बहुत सारे उसमें चेंजेस और बहुत सारे उसमें इम्प्रूवमेंट्स हुए, और डाल्टन की भी कई बातें जो है वो गलत साबित हुई, लेकिन उनकी जो बेसिक थ्योरी थी उसके आगे ही चल करके लोगों ने और थ्योरीज बनाई। तो ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न कंट्रीज में कुछ हुआ ही नहीं है, सब कुछ हमारे देश में ही हुआ है। हमारे देश में भी बहुत ज्ञान था, और उस ज्ञान के आधार पर हम ये सोचे कि अब आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो ये ठीक नहीं होगा। अब कृपया इसको तार्किक रूप से ही समझें, भावुक होकर के ना समझें, और इसका तार्किक ही जवाब मुझे दें इस वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much for watching, and please give your comments and suggestions. And thank you very much for watching. And no personal enmity is meant against anyone. Thank you very much for watching.